Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स जो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड थे. नंबर वन, एक नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ कन्वर्शन के स्टार्टिंग वाले हमने न्यूमेरिकल्स करे. नंबर टू, मेजर्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम में तीन मेथड के थ्रू हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे. वन इज प्रोडक्ट मेथड, नंबर टू इज इनकम मेथड एंड नंबर थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. आज नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू मैं आपके सामने कुछ जो पेंडेंसी है हम लोगों की स्टार्टिंग से, नेशनल इनकम के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम लोगों ने पहले कवर अप नहीं करा, एंड सैंपल पेपर देखने से ये आपके जी सामने आई है कि 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ये वाला पार्ट लगातार पूछा जा रहा है. तो क्यों ना एक बार उसको कॉपी पे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लिया जाए, वो फालतू के नंबर भी आपके नहीं कटेंगे. क्लियर? सो नोट डाउन करें, कॉपीज ओपन करें. सबसे पहले यहां पे लिखें जी मीनिंग ऑफ आपको डायरेक्टली शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर ये टॉपिक कवर अप करवाऊंगा, साथ साथ आप मेरे लिखते जाएं. लिखें जी मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. ये वो पार्ट है सर हम लोगों का जो बेसिकली पेंडिंग था अभी तक. क्लियर? मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. लिखें जी सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, डोमेस्टिक या इकोनॉमिक जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो, डोमेस्टिक टेरिटरी is the geographical एंड पहले बता रहा हूं ये वाला जो आज का लेक्चर है जो आप नोट डाउन करने जा रहे हैं सर, ये लिटिल बिट क्रैमिंग पार्ट होगा. क्रैमिंग इन द सेंस यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो थोड़े से क्वाइट हार्ड होंगे. क्लियर? जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. अगर पहली बात ये समझ पा रहे हैं, इसमें ना आपसे एग्जांपल्स बड़ी टेढ़ी सी थोड़ी सी पूछी जाएंगी कि बताइए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा या नहीं होगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा या एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगातार हर पेपर के अंदर कवर अप हो रहे हैं. मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अल्टीमेट अगर आपको सिंपल पार्ट पूछा जाए वो तो ऑलरेडी अपना पहले भी कवर था, रिवीजन के अंदर भी कवर्ड है. जीडीपी के पॉइंट से जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी डिफ्लेटर, वो सारी थिंग्स ऑलरेडी आपकी कवर्ड है. क्लियर? बट ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमने पहले कवर नहीं किया था, बट स्टिल रिवीजन के अंदर आपको ये कवर अप करवा रहा. तो मीनिंग दोबारा पढ़े. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है सर? वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो, अंडरलाइन द वर्ड यहां पे, पहले तो अंडरलाइन कर, एडमिनिस्टर्ड बाय. सर मेन वर्ड तो ये है, एडमिनिस्टर्ड मतलब कंट्रोल्ड बाय, कि सर वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पे इंडिया की गवर्नमेंट, मैं तो सर इंडियन पॉइंट से बात करूंगा, मैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट की बात करूंगा. वो एरिया, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो इंडिया की सरकार के अंडर आती है, और आप सिर्फ कृपा करके इंडिया की बाउंड्री ही नहीं, इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी, क्लियर, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. अरे सर जो तो बाउंड्री के अंदर है वो तो कॉमन सेंस है, वो तो आएगा ही किसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताओ जो बाहर होकर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या होंगे? कवर अप होंगे. पर उसके लिए तुम्हें पहले ये डेफिनेशन समझनी. सर व्हाट डू यू मीन बाय
डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पे इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच, जहां में पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है। सर एक चीज बताओ, अगर इंडिया का पर्सन, इंडिया की गुड्स, इंडिया की कैपिटल उस डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी, इंडिया की सरकार के अंडर होगी, फिर तो सर फ्रीली मूव करो, आपको किस बात की चिंता। दिक्कत कब आती है, जब आप किसी ऐसे देश में जा रहे हैं या ऐसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जहां पे दूसरी सरकार के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, मेरे नहीं होते। बट सर अगर आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया की सरकार के अंडर ही क्या होंगे, कवर अप होंगे। इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज करा, दैट एरिया विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट इन विच पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव। जैसे मर्जी मूव करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग कभी बॉर्डर पार करके उस तरफ जा सकते हैं क्या? आपको पता है उड़ा देंगे सर, बिना परमिशन अगर आप जाओगे। पहली बात, टेररिज्म का आपके ऊपर क्या लग जाएगा, केस लग जाएगा, उठा के ले जाएंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपको पता है कि सर अगर इस टेरिटरी से उस टेरिटरी में जाना है तो पहले वहां की सरकार से आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, जिसको कहते हो वीजा, वीजा लगवाना, एम्बेसी से पास करवाना। जब वो परमिट करेंगे तो आप इस कंट्री से उस कंट्री में जा सकते हो, अदरवाइज सर आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, खामखा तंग हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। क्लियर। बट सर क्या इंडिया की टेरिटरी के अंदर कभी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ, पंजाब से हरियाणा जाना है, रोज आते हैं, रोज आते हैं, ये बॉर्डर अपना है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ क्या है, हरियाणा है, कोई सर कोई चेकिंग को कुछ होता है क्या? नहीं सर। क्या आपसे कोई आपका पासपोर्ट मांगा जाता है क्या? नहीं सर, बिकॉज इंडिया के अंदर तो हो, इंडिया के अंदर आप फ्रीली कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लियर। आगे लिख, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, अब आप कहेंगे सर आप बुक में से ही पढ़ा देते हैं, ये वर्ड्स जितने आपको लिखकर क्लियर होंगे, अल्टीमेट बुक में से उतने वर्ड्स आपको क्लियर नहीं होंगे, और बुक में कंटेंट है बहुत। मैं आपको शॉर्ट एंड क्रक्स बताऊंगा डायरेक्टली, जो आपको आंसर सही लेकर आए। क्लियर। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, यहां पे लिख नंबर 1, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा। पहली बात, पॉलिटिकल, मेरे साथ साथ चलना, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जिसको तुम वर्ड बोलते हो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब, सर एक बात बताओ, हम सब ने अपनी सरकार की हदें डिसाइड तो कर रखी हैं। अब इंडिया के अंदर कौन सी सरकार, इंडिया के अंदर कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया दूसरी कंट्री के अंदर आएगा, ये कैसे डिसाइडेड है भाई? ये कैसे डिसाइडेड है कि वो दूसरी कंट्री और ये हमारी कंट्री है? सर अपनी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या हैं, डिसाइडेड है कि ये एरिया इंडिया के अंदर कवर होगा। इवन सर एयर ऑल्सो, वाटर ऑल्सो, लैंड भी, ऊपर आसमान भी हमारा क्या हुआ हुआ है सर, कवर्ड हुआ हुआ है। किस हद तक? वो जो आपका एरिया है वो इंडियन टेरिटरी में आएगा, एंड नेक्स्ट ऑन एरिया किस में आएगा, सेम जो आप देख रहे हैं ना, इंडिया के साइड पे नीचे सारा सी, ओशियन, ओशियन भी डिवाइडेड है, कितने किलोमीटर तक की रेंज हम इंडिया के अंदर कवर होंगे। जैसे आपने देखा नहीं, कई मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि दूसरे देश का जहाज हमारे यहाँ पे टेरिटरी में घुस रहा है, उनको कैसे पता लगता है जी? सर टेरिटरी फिक्स्ड है जी, टेरिटरी फिक्स्ड है, उन्होंने अपनी मार्क्स कर रखे हैं कि वहां से लेके यहाँ तक का एरिया हमारा है। एंड इवन जैसे ये अपना हिमाचल का लगा लो या J&K का, कुछ लैंड अपनी उसके साथ है ना, अपना POK जो अपनी पाकिस्तान के साथ क्या करती है सर, वो सारी ऑलरेडी डिसाइडेड है। दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। क्लियर। यस, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, सब कुछ बंटा हुआ है सर। आप ये मत समझिए जिस मर्जी पे जाके कब्जा कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर। जैसे आप लोगों को पता होता है कि हमारी जो कंपनीज हैं, हमारे जहां यहाँ के जो पर्सन हैं, वो कहां तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया की टेरिटरी में रहकर।
इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर वो अपने सर्विसेज क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन पर इंडिया का क्या होगा, कंट्रोल होगा, जिन पर इंडिया की गवर्नमेंट की चलेगी। अगर सर आप इस टेरिटरी से बाहर जाएंगे तो आप दूसरी कंट्री के अंदर कवर होंगे, हमारे अंदर कवर नहीं होंगे। क्लियर? वो यूनिट आपका उस कंट्री का माना जाएगा, हमारी कंट्री का नहीं माना जाएगा। जैसे आपको एक बात बताऊं, रिलायंस वालों की, रिलायंस वालों के ये ऑयल रिग्स होते हैं ना, जहां से ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल होती है, वो तो सर कहां पे लगेगा, सी में जाके प्लांट लगेगा, ओशियन में जाके प्लांट लगेगा। अब आप कह रहे हो सर ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी से हमारी जो बाउंड्री है, हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री से 10 किलोमीटर बाहर, मतलब ओशियन में जाकर इनका क्या लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, क्या वो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर काउंट होगा क्या? यस। इवन टेरिटोरियल वाटर, वाटर की भी टेरिटरी क्या कर रखी है, डिसाइड। नॉट ओनली जो लास्ट में आप नीचे जो साउथ का एरिया आप देखते हो, साइड पे सारा क्या है, ओशन है ना, वहां पे भी एरिया क्या है, डिवाइडेड है। कहां तक हमारी इंडिया की चलेगी एंड उसके बाद नेक्स्ट आगे कंट्री कवर कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर 2, आगे लिख मेन पॉइंट, एम्बेसीज, EMBASSIES, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस, दोबारा बोल रहा हूं, एम्बेसीज, एम्बेसीज तो सुना है, जो वीजा वीजा देती हैं, जो परमिशन देती हैं। कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स कौन होते हैं, जो सिटीजनशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं, ये अपनी म्यूनिसपैलिटी, हमारे यहाँ पे जैसे म्यूनिसपैलिटी होती है, जहां पे आप अपना बर्थ रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड सारा मेंटेन करते हैं। ये एक बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, बड़े लेवल इन द सेंस जब कंट्री कंट्री पे लेवल की बात करें, तो वहां पे होती हैं कॉन्सुलेट्स। जो आप कहते हो ना कि सर हमें उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई, तो वो एम्बेसी वाले नहीं प्रोवाइड करते, वो कौन प्रोवाइड करते हैं, वहां की कॉन्सुलेट्स। क्लियर? तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एटसेट्रा located abroad, located abroad, for example Indian embassy, Indian embassy in America, in America is a part of, ये किसका पार्ट माना जाएगा, is a part of Indian, Indian territory, Indian territory। क्योंकि सर है तो ये इंडिया के लोग ही हैं, है तो ये इंडिया की एम्बेसी है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बनी हुई है। तो सर जितनी एम्बेसीज, जितने कॉन्सुलेट्स, जितने मिलिट्री बेसिस हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बने हुए हैं, वो सारे इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट बनेंगे। क्यों? कंट्रोल्ड बाय तो वो इंडियन गवर्नमेंट है। डेफिनेशन में क्या लिखा था, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? जिसकी टेरिटरी फाइंड आउट कर रहे हो, तो इंडिया, तो इंडिया की टेरिटरी में सर आएंगे। क्लियर? नंबर 3, सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। जो जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आते हैं, हाँ, चाहे वो बाहर, चाहे वो जैसे फॉरेन की Geography- एम्बेसी इंडिया में है, वो हमारा पार्ट नहीं। नहीं सर, वो नहीं, जैसे हमारी ये जो लैंड को छोड़ के जो बाहर हाँ, जैसे एम्बेसी हो गई यूएस, हाँ, तो वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो वो इंडिया की इनकम है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम में ही काउंट होंगे। तो वो जो फीस वो लोग देते हैं वो हमारे वो हमारी है। वो जो चार्ज कर रहे हैं वहां से, जो अमेरिकन से वो चार्ज करेंगे इंडिया में भेज, अरे सिंपल सी बात, अपने यहाँ वाले लोग कौन सी एम्बेसी में जाते हैं, यूएसए एम्बेसी जो इंडिया में बनी हुई है। किस बात के लिए? ये लो फीस और हमें परमिशन दो वहां जाने के लिए। तो वो जो फीस मैं भर रहा हूं ना, उनकी इनकम है वो। ऐसे ही इंडियन एम्बेसी जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठी है, कई मूवीज में आया वो एयरलिफ्ट एंड ऑल, कईयों में दिखाया था जहां पे आपके वहां पे बंदे फंस गए जी, तो वहां की एम्बेसी ही आपको निकालती है वहां से। तो जितना पैसा वो एम्बेसी कमा रही है वहां पे, वो मेरी इनकम, इंडिया की इनकम मानी जाएगी। तुम बेशक बेशक हो कहां पे, अब्रॉड, हो कहां पे, अब्रॉड, बट कंट्रोल्ड बाय कौन है? कंट्रोल्ड बाय तो इंडिया की सरकार है, चलती तो मेरी है यहाँ पे। ऐसे हमारे मिलिट्री बेसिस, ऐसे हमारे कॉन्सुलेट्स जो बने बाहर हुए हैं बट कंट्रोल्ड बाय क्या है, इंडिया। सर यहां पे माने जाएंगे। आगे चल, नंबर 3, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स
एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स मतलब हमारे इंडिया के लोगों के द्वारा कोई शिप, कोई एयरक्राफ्ट, ये मान लिया जो किंगफिशर वालों के इनके आते थे, जो इनके जहाज उड़ते हैं, चलो अब तो क्या, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अदरवाइज ये जितने भी प्राइवेट, जैसे इंडिगो आजकल ये फ्लाइट्स चल रही हैं, ठीक है ना, या और भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जैसे एयर इंडिया वाले लगा लो। एयर इंडिया वाले है तो इंडिया का ना, है तो इंडिया का। मान लो वो सिंगापुर से अमेरिका की कोई ट्रिप लगा रहे हैं, वहां के कस्टमर बिठा के ट्रिप लगा रहे हैं, है तो वो ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ना। है तो वो जो फ्लाइट है, वो जो शिप चल रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट जो चल रहा है, चल तो वो इंडिया के उससे रहा है ना। तो वो जो पैसा वहां कमा रहा है ना, वो हमारी इनकम का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर? चलाओ कहीं भी, चलाने वाला कौन है, रन करने वाला कौन है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ना सर, बात ही खत्म। फिर तो आप हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। क्लियर? शिप, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन two or more countries, full stop। नंबर 4, ये समझ में आएगा, मैं एग्जांपल नहीं लिखवा रहा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई भी एयरक्राफ्ट जो रेजिडेंट बाय इंडिया हो, जैसे यहां से वहां जाना, तो सर वो हमारी टेरिटरी का ही क्या होगा, पार्ट होगा। क्लियर? एंड द लास्ट, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल समझ तो क्या होती है? शिप, बट एक स्पेशल काइंड ऑफ शिप जो फिशरीज के बिजनेस के लिए यूज होती है, जो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर ले आते हैं। अब उनका तो सर नॉर्मल शिप नहीं होती, वो शिप ही डिफरेंट काइंड की होती है। तो जो फिशिंग वेसल्स चल रही हैं, कॉमा, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, RIGS रिग्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय, ये भी ऑपरेटेड बाय residents in the international waters और अदर एरियाज, जहां मर्जी चलाओ सर। देखा मैंने वर्ड क्या बोला, इंडियन वाटर नहीं बोला, कौन सा कहा? इंटरनेशनल वाटर। अब सर हमने तो अपनी हद डिसाइड कर रखी है कि इंडिया के अंदर इतनी टेरिटरी क्या होगी, काउंट होगी। उसके बाद का जो ओशियन है वो किसके अंडर आएगा? इंटरनेशनल, ऑल ओवर, सबके लिए कॉमन होगा। वहां पे भी अब सर जरूरी थोड़ा कि जो ऑयल रिग्स हैं, जो नेचुरल गैस रिग्स हैं, वो तेरी टेरिटरी में ही मिलेंगे। हो सकता है ऑयल रिग्स आगे जाके लगाए हों, बट जो इंटरनेशनल लैंड पे, इंटरनेशनल वाटर्स में लगाए गए वो भी। बट सर वो तेरा फिशिंग वेसल या ऑयल रिग्स वगैरह जो भी लगा रहे हो, ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा है? रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के ऊपर किसकी चलेगी सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेट आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही क्या होंगे? काउंट होंगे। क्लियर? तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स थे जो कॉम्प्लिकेशंस में लीड करते हैं कि सर इनका नहीं समझ आता कि ये इंडिया में काउंट होंगे या बाहर काउंट होंगे। अब जैसे लेट इट बी, मैंने एक शिप इंडिया में नहीं, बाहर ही लगा रखा है, बट है मेरा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का है। कहां से? मान लो सिंगापुर से मलेशिया, बाहर की बाहर, वहीं टूर पे है जी, वहीं के पर्सन उठाता है, वहीं पे ड्रॉप आउट करता है, जो भी है, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा? यस सर, बिकॉज ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हर वर्ड यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा क्या डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं। लाइक सम एग्जांपल्स लिखना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सम एग्जांपल्स आप बताना साथ साथ। सम एग्जांपल्स, नंबर 1, सम एग्जांपल्स में नंबर 1, इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। बताओ जी, इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं? यस यस। नंबर 2, अमेरिकन एम्बेसी
इन इंडिया, बताओ जी नहीं है क्यों? बाहर का क्योंकि सर ये हाँ ऑपरेटेड बाय क्या है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट, तो सर ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं सर, नो ये नहीं आएंगी सर, ये स्पेशली आपने एक्सेप्शन के अंदर लिखवाए थे ऊपर वाले पॉइंट्स में, नहीं तो सर जिसके ऊपर इंडिया की सरकार की चले, हम तो 1 मिनट लगाएं कब्जा करने में कि हाँ सर हमारी सरकार के अंडर आएगा ये, बट नहीं आता सर। आगे नंबर 3, ब्रांच ऑफ एन इंडियन कंपनी इन लंदन, बताओ जी, सोच लो एक बार, ब्रांच ऑफ एन इंडियन कंपनी इन लंदन, कहीं इंडिया में ही है तो इंडिया की ब्रांच तो बाहर है, तो उसका ओनर रेजिडेंट इंडिया होगा। इंडिया सर में ही पहली बात, क्या उस ब्रांच के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है क्या? प्राइवेट क्या कमाल है सर, लंदन में कोई कंपनी, यहाँ की कंपनी लंदन में अपनी कोई ब्रांच ओपन करके बैठी है, तो उससे मेरा क्या कंसर्न सर? पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी वहां पे कुछ कर पाएगी, वो तो सर लंदन की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो चलेगा ना, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा, यहाँ का काम अलग है, वहां का काम अलग है। 1 मिनट बता, जो टैक्स देगी, जो वो ब्रांच टैक्स पे आउट करेगी, क्या चीज? रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये कंपनी है ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? पर्सन, ये कंपनी है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके इसमें थोड़ी रेजिडेंट का वो क्लॉज लगेगा। यहाँ पे तो सिंपल क्लॉज क्या है कि वो जो वहां की जो ब्रांच है सर, लंदन के रूल्स के अकॉर्डिंग तो चलेगी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी वहां पे चलेगी। क्लियर? लिखे यहाँ पे नो, नहीं ये सर काउंट नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे नंबर 4, सर, और अगर ये तो प्राइवेट के केस में होगा ना, अगर कंपनी प्राइवेट है तो अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट का होता है फिर इंक्लूड करेंगे, फिर तेरी एम्बेसी गवर्नमेंट कंट्रोल तो है, तभी तो मैंने इंक्लूड करा। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन फ्रांस, बताओ जी, इंडियन कॉन्सुलेट्स इन फ्रांस, यस डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, क्यों? वो पॉइंट तुमने लिखा था, इंडिया की एम्बेसी, इंडिया के कॉन्सुलेट्स, इंडिया का मिलिट्री बेस जहां भी हो इंडिया का ही होगा, यहां की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। नंबर 5 आगे लिख, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, बिल्कुल ही सर, ये तो यस है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो है ही इंडिया में है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, और प्लस वो फॉरेन कंपनी हमने क्या, बट चलेगी तो इसके ऊपर हमारी ना, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय तो ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है ना। एंड द लास्ट, हाँ जी, फॉरेन कंपनी के ऊपर हम चला सकते हैं, हमारी कंपनी पे फॉरेन पे चलाएगा नहीं क्यों, मैंने कब कहा, मैंने क्या कहा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इस पे हमारी सरकार की चलेगी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की थोड़ी है, हमारी कंपनी आपने अमेरिका में भेजी, वहां भी तो हमारी चलेगी। हमारी, मैंने 9 लिखवाया, चेक कर वहां पे, ब्रांच ऑफ एन इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या लिखवाया है? प्राइवेट जो है प्राइवेट को मानेंगे और गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, प्राइवेट को, मतलब जैसे वहाँ पे प्राइवेट काम कर रही है तो वो उसी के रेजिडेंट हाँ, होगी, naturally, गवर्नमेंट है तो naturally। वो नहीं मानेंगे। अरे गवर्नमेंट जब वर्ड ही बता गया कि आप स्टेट कंट्रोल्ड हो या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, फिर तो आप आएंगे उसके अंडर कवर। प्राइवेट वाले जो तुम नॉर्मली ब्रांचेस ओपन करके वहां पे काम करते हो, तुम्हें सर उनके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलोगे। अब जैसे ये है, तेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंडियन कंपनी है क्या? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है, अल्टीमेटली जहां का भी है इनका ऑफिस कहाँ पे? इंडिया में। कंपनी कहाँ पे है? इंडिया में भी है। तो जो इंडिया में है ना, उनको इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। अगर आपको यहाँ काम करना है, हमारे अकॉर्डिंग टू काम करना होगा, जितना टैक्स देना है हम डिसाइड करेंगे कितना देना है, आपकी मर्जी है। तेरा वो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठा है वो डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि आप हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सर आपको हमारे अकॉर्डिंग टू ही करना होगा। क्लियर? लास्ट, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस sent to maintain
मेंटेन पीस इन, कहां पे, सीरिया, SYRIA। बताओ जी। यस सर, डोमेस्टिक टेरिटरी। ये अभी हुआ नहीं था यूक्रेन वाला, मदद मांगी गई थी। अगर मान लो सपोज अपने वालों ने भेजे होते, अपने वालों ने मान लो वहां मिलिट्री भेजी होती यूक्रेन में वो सारे रिजॉल्व करने के लिए, है तो वो सर हमारी कंट्री है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आपके 4 वर्ड थे। पहली बात तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी मींस दैट ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट है, जिसमें पीपल, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। जैसे आप कहते हो फॉरेन से कैपिटल इधर आना, आपको पता कितने लिटिगेशंस होते हैं, कितने सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं एनआरआई पर्सन इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकता, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से यहाँ पैसा भेज रहा है। बट सर अगर इंडियन पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे मर्जी कर, कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं है। क्यों? आप इंडिया की टेरिटरी में ही करेंगे तो फ्रीली मूव करो, जहां मर्जी करो, कोई इशू नहीं 1% भी। क्लियर। नेक्स्ट आगे लिख, मेन वर्ड, टॉपिक चेंज, एग्जांपल्स हो गई। नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। सर एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कैसे डिफाइंड होगा? क्योंकि आपने ना सर नेशनल इनकम के अंदर ये बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया था। आपने वहां पे 2 तरह की इनकम पढ़ाई थी, पहली थी डोमेस्टिक इनकम, दूसरी कौन सी थी, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में आपने क्या कहा था, डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कमाया किसी ने भी हो, कमाया किसी ने भी हो, अगर वो इंडिया में कमाया गया, इंडिया की टेरिटरी में कमाया गया, तो अल्टीमेटली सर वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होगी। अब जैसे ये MS ऑफिस, कौन सा तरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा। क्यों कैलकुलेट होगा? क्योंकि उन्होंने हमारी टेरिटरी में रहकर कमाया, हमारी टेरिटरी में रहकर कमाया। ऐसे ही तेरा कॉन्सेप्ट, वो जो ब्रांच थी इंडियन कंपनी की, कहां पे थी, लंदन, तो सर वो लंदन की टेरिटरी में रहकर कमाया, तो वो लंदन की डोमेस्टिक इनकम होगी, हमारी थोड़ी होगी। हुआ क्लियर? अब हमारी बात है नॉर्मल रेजिडेंट्स को लेकर। सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों मेरे को ये करने की जरूरत है? क्योंकि आपने कहा था नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो पैसा कमाया गया वो आपका बेसिकली नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। कमाया कहीं हो, कहीं हो, मेरे को टेरिटरी में मतलब नहीं है, कहीं कमाया हो, बट अगर इंडिया के रेजिडेंट ने कमाया, वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे। लिखिए सर, अ नॉर्मल रेजिडेंट is said to be a person or an institution number 1 point, who ordinarily resides or is located in a country and साहिल एक बार वो शांत को कॉल कर लो, country and number 2 whose ये फर्स्ट हो गया पहले पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, whose center of economic interest lies in that country, and whose center of economic interest lies in that country। मतलब सर पहली बात कहते जी हम उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे या उस इंस्टीट्यूशन को, जरूरी नहीं पर्सन को, उस इंस्टीट्यूशन को भी जो ऑर्डिनरीली रिजाइड या लोकेटेड इन कंट्री है एंड जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट
तो आपके लिए वर्ड आएगा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल इनकम, अर्निंग, स्पेंडिंग, लेना देना जो भी है, इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अगर ये इंडिया में होगा तो वो पर्सन इंडिया का क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। क्लियर? आगे लिखिए, आगे लिखिए। दस, ये लिख लीजिए, यहां से मीनिंग क्लियर होगा। दस देयर आर two conditions, there are two conditions to become a normal resident, a normal resident of a country, of a country that is first point, again repeat वही करूंगा बट लैंग्वेज थोड़ी इजी करूंगा। क्लियर? stay in the country, stay in the country should be more than a year, and number two, interest of staying in that country, interest of staying in that country should be economic, that is earnings, comma spending एटसेट्रा। मतलब जो भी कमाना, खर्च करना, वो आपका कहाँ पे है, उस कंट्री में। दैट मीन्स अपना वहां पे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। क्लियर? कि मैं उसमें सर इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड हूँ उस कंट्री में, तो सर अल्टीमेटली आपका कहने का मतलब आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। एक बात बताओ, रेजिडेंट एंड सिटीजन में क्या फर्क है? सिटीजन तो आप बाय बर्थ होते हो, बट सर रेजिडेंट तो आप कहीं के भी हो सकते हो। अब सर अपने इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया के जो बाय बर्थ, जिनका ओरिजिन इंडिया का है, रहेंगे तो इंडियन, बट सर रेजिडेंटशिप तो क्या होगी, जहां पे रहना स्टार्ट कर दिया वहां पे उनकी रेजिडेंट्स। आपने जैसे सुना होगा नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर उनको पीआर मिल गई, परमानेंट रेजिडेंस मिल गया, सिटीजनशिप नहीं मिली। सिटीजनशिप लेने के लिए अदर क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। वो सर अल्टीमेटली ग्रीन कार्ड किसको बोलते हैं, पीआर को बोलते हैं क्या? नहीं, वो सिटीजनशिप को बोलते हैं शायद, जो ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड तो सर एक्सट्रीम रेयर केसेस में मिलता है जहां पे वो आपको अपना सिटीजन बनाएंगे। और ग्रीन कार्ड डायरेक्टली कैसे होता है, ये मैरिज के केसेस में, जो वहां का पर्सन या चाहे इंडिया का हो बट जिसके पास वहां पे सिटीजनशिप है, अगर वो पर्सन इंडिया से मैरी करके जा रहा है तो उसकी जो वुड भी होगी वो भी नेक्स्ट ऑन सर वो ग्रीन कार्ड में ही जाएगी, तो अल्टीमेट उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये तो है, बट जो डायरेक्टली जाते हैं, स्टडी बेसिस पे जाते हैं, टूरिस्ट बेसिस पे जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। ये जस्ट परमिशन है, ये जस्ट परमिशन है कि आप जाइए, विजिट कीजिए और वापस आइए। एंड वो भी टाइम बेसिस पे होता है। जैसे टूरिस्ट वीजा कितने दिन का, कितने टाइम का। जो स्टडी बेसिस पे जाते हैं, स्टडी बेसिस कितने टाइम का वीजा, उसके बाद आपको वर्क बेसिस का अलग लेना पड़ेगा। सर ये बहुत सारी नॉलेज है, ये इस चीज में भी बड़ी मास्टरी है। क्लियर? कि आप इधर के रेजिडेंट हो या उधर के रेजिडेंट, यहाँ के सिटीजन हो के वहां के, बट दोनों में फर्क है। एक पर्सन इंडिया का सिटीजन होते हुए दो जगह का रेजिडेंट हो सकता है। बिल्कुल सर, इंडिया का भी वहां का भी। रेजिडेंट हूं, सिटीजन तो नहीं हूं। सिटीजन तो कहाँ का हूं, इंडिया का ही हूं ना। जो वोटिंग सिस्टम है वो तो कहाँ की है, इंडिया की है। फॉरेन में थोड़ी वो वोट्स बनी है, वोट बनती है सिटीजन की, रेजिडेंट्स की नहीं बनती कभी भी। समझ गए बात? ये चीज आगे लिख। यहां पे ये लिख लीजिए, चलो रहने दो, ये तो अपने काम नहीं आएगा।
आगे जस्ट ये वाला पार्ट लिखिए, ये अच्छा है। सम नोटेबल ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड या एक्सक्लूड आप नॉर्मल रेजिडेंट्स में करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने कॉमन हेडिंग क्या वर्ड बोल दिया, सम नोटेबल ऑब्जर्वेशंस। क्या? नंबर 1, जो सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, IMF, फिर वर्ल्ड बैंक are not treated residents of any country। सर इनको कहीं भी इंक्लूड मत करना कभी भी, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड है। एंड वर्ल्ड वाइड मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक की या IMF की एक ब्रांच कहाँ पे है, इंडिया में है, ये कहीं कवर नहीं होती। ये इंटरनेशनल लेवल के, ये वर्ल्ड वाइड है सर, ये किसी के रेजिडेंट्स नहीं होते, टू बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट नंबर टू, employees of international organizations। सर फिर इनके employees of international organizations are considered residents of the countries to which they belong, and not of the international area, क्योंकि तुमने क्या कहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं कवर नहीं होती, इनको तो कहीं भी रेजिडेंट मत मानना, बट ऑर्गेनाइजेशन को कहा था। बट उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को सर जहां के वो हैं वहां के वो रेजिडेंट्स मानने जाए जहां वो बिलोंग करते हैं। क्लियर? नंबर 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर हुए। आगे, फॉरेन विजिटर्स और ट्रेवलर्स, मैं मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूं सारे। visiting the given country for किसके लिए, मे बी स्टडीज, मे बी मेडिकल ट्रीटमेंट में तो कितने जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिक्रिएशन, enjoyment purpose, tourism, or to take part in sports, ये जो अपने प्लेयर्स वगैरह हुए, कल्चरल इवेंट्स, फिर तो सर ये वहां के पक्के हो जाएं अगर वहां के रेजिडेंट मानने जाए। नहीं सर, ये इंडिया के ही होंगे, ये तो जस्ट टू टेक पार्ट इन द गेम्स वहां पे लिए जा रहे हैं। क्लियर? कल्चरल इवेंट्स एटसेट्रा, these are non-residents for the country they are visiting। जहां जा रहे हैं उनके लिए ये क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट काउंट होंगे। सर कोई रेजिडेंट नहीं है, वो रेजिडेंट इंडिया के ही माने जाएंगे। कहीं जाके कहो जी वहां पे हमें तो रेजिडेंटशिप मिल गई, कोई रेजिडेंटशिप नहीं मिलेगी, आप इंडिया के ही रहेंगे। और दूसरी कंट्री को भी बोल दिया ये तुम्हारे लिए NRI पर्सन है, कहने का मतलब ये NRI है। ओके, एंड नेक्स्ट इज नंबर 4, 2 छोटे पॉइंट्स। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड members दोबारा लिखता हूं, and members of foreign
आर्म्ड, आर्म्ड ये मिलिट्री वाले, AR, आर्म्ड फोर्सेस located in a given country are non-residents. सर ये हमारे लिए क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि वैसे भी फॉरेन की एम्बेसी में जो स्टाफ होगा वो भी तो फॉरेन का होगा, फॉरेनर ही होंगे, वो इंडिया के पर्सन को थोड़ी हायर करेंगे वहां पे। क्लियर? तो वो सर अल्टीमेटली आउटसाइड वही माने जाएंगे, हमारे लिए नॉन रेजिडेंट्स हैं। एंड द लास्ट द क्रू, क्रू मींस वर्कर्स, यहां पे लिख ले वर्कर्स, द क्रू ऑफ फॉरेन शिप, फॉरेन का शिप, फॉरेन शिप्स स्लैश एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा आर ऑल्सो नॉन रेजिडेंट्स। सर ये हमारे इंडिया के लिए ये भी क्या है? नॉन रेजिडेंट्स है। ये उसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ये भी नॉन रेजिडेंट की क्या आएंगे? डेफिनेशन में आएंगे। हुआ क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपको मैंने यहाँ पे क्या करवाए, कवर अप करवाए। क्लियर? आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स बनती हैं। क्लियर? अगर लिखना चाहो तो कुछ एग्जांपल्स, 3-4 एग्जांपल जस्ट कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स में आएगा या नहीं आएगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है। क्लियर? लास्ट इज सम एग्जांपल्स, क्यों छोड़ना, लिख ही लेते हैं। सम एग्जांपल्स, नंबर वन बताओ जी। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना, बताओ ये रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे? इंडिया के लिए बताना, बताइए जी। क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट्स काउंट होंगे? यस। इंडिया की एम्बेसी में इंडियन ऑफिशियल्स जो काम कर रहे हैं, वहां के वर्कर चाइना में काम कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? है तो इंडियन एम्बेसी में ना। यस सर, नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब डिफरेंस यही करना है, नॉर्मल रेजिडेंट्स या नॉन रेजिडेंट्स। क्लियर? ये लिखेंगे। नंबर टू एन अमेरिकन टूरिस्ट who stays in India for 2 months, 2 महीने के लिए, बिल्कुल नॉन रेजिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट आगे नंबर थर्ड Indian employees working in WHO located in India, ये बताओ जी। इंडिया में पहली बात पूछा किसको गया? ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को? क्या पॉइंट लगेगा? सेकंड। क्या लिखा हुआ था? टू विच दे बिलोंग, और वो हैं इंडिया के, तो सर ये नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। अच्छा, अगर मान ले यहां पे मैं कह रहा हूं अमेरिकन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट्स। पहली बात, WHO तो कहीं काउंट नहीं होती। WHO के जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो आगे एम्प्लॉयज होंगे, जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, वहां पे सर वो माने जाएंगे। अब ये इंडियन एम्प्लॉयज थे, इंडिया के हैं, तो सर इंडिया के रेजिडेंट्स माने जाएंगे। एंड लास्ट नंबर 4, इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू US, बताओ जी। US में हमारे इंडियंस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए, वो वहां के रेजिडेंट्स होंगे, यहाँ के रेजिडेंट्स?
यहाँ के सर नॉर्मल रेजिडेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट लिए तो जाना कोई नॉर्मल बात है सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। लो जी, टॉपिक सर हमारा कंप्लीट। नेशनल इनकम आप लोगों की यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट होती है फाइनल सेंस में, क्लियर। नेक्स्ट ऑन, आपको मैंने पहले बताया था कमिंग लेक्चर में आप लोगों का नेशनल इनकम का क्या होगा, टेस्ट होगा। सिंपल सा कर ले न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, आप अपना प्रॉपर वे से रिवीजन करें, बैकअप लगाएं, ऐप के ऊपर एक एंड एक क्लास प्रॉपर गिवन है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही होंगे, चाहे नॉर्मल क्लास टेस्ट ले लूंगा अलग बात है, बट सर प्रॉपर वे से अपना आना रेडी करके इसको। नेशनल इनकम के आप लोगों के 2 टेस्ट होंगे, क्लियर। एंड कमिंग वीक के अंदर आप लोगों का वो इंडो चाइना वाला जो पेंडिंग है वो भी क्या करेंगे, सम अप करेंगे। इज दैट क्लियर? सो ये अपलोड करके मैं आज ही प्रॉपरली प्रोवाइड कर देता हूँ, आज ही या भी कल, ये रिसेंट आपने तो कर ही लिया, क्लियर। सो आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स या लास्ट क्लासेस जो मैंने डन करी हैं, जिसमें आपने रिवीजन भी करी या उससे भी प्रीवियस आपके पास डिटेल्ड क्लासेस भी पढ़ी हैं, जैसे भी करें आप अपना प्रॉपरली इसको समझें, क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा, क्लियर। ओके जी, थैंक्स लॉट। Only numericals are ओनली न्यूमेरिकल्स, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सर मंडे को है test?